बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ प्रीति। आप देख रहे हैं सुबह 9 बजे। शुरुआत करेंगे हेडलाइंस के साथ। जम्मू कश्मीर में 15 और झारखंड की 13 सीटों पर पहले दौर का मतदान जारी। मतदान केंद्रों पर लंबी कतारें, लोगों में वोटिंग को लेकर उत्साह। सीबीआई निदेशक की नियुक्ति से जुड़ा संशोधन बिल लोकसभा में होगा पेश। नेता विपक्ष की जगह सबसे बड़े विपक्षी दल के नेता को चयन समिति में मिलेगी जगह। नेपाल में सार्क शिखर सम्मेलन से पहले आज विदेश मंत्रियों की बैठक। प्रधानमंत्री का आपसी सहयोग बढ़ाने पर जोर। दिल्ली काठमांडू बस सेवा आज से। चक हेगल ने अमेरिकी रक्षा मंत्री के पद से दिया इस्तीफा। सीरिया समेत कई मसलों पर राष्ट्रपति ओबामा से मतभेद। माइकल फ्लोरनोय या एश्टन कार्टर हो सकते हैं अगले रक्षा सचिव। जानी मानी कथक नृत्यांगना सितारा देवी का निधन। मुंबई में ली आखिरी सांस। कई हस्तियों ने जताया शोक। सबसे पहले खबरें विधानसभा चुनाव से जुड़ी हुई। झारखंड और जम्मू कश्मीर में कड़ी सुरक्षा के बीच वोटिंग जारी है। दोनों ही राज्यों में प्रशासन ने सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए हैं। झारखंड में बिष्णुपुर, हुसैनाबाद, गढ़वा, लातेहार समेत नक्सल पीड़ित इलाकों की कुल 13 सीटें हैं जिन पर वोट डाले जा रहे हैं। जम्मू कश्मीर में पहले दौर में कुल 87 में से 15 सीटों पर मतदान हो रहा है। यहां 123 उम्मीदवार चुनाव मैदान में हैं। इनमें कांग्रेस सभी 15 सीटों पर चुनाव लड़ रही है, जबकि बीजेपी और नेशनल कॉन्फ्रेंस के 13 उम्मीदवार अपनी किस्मत आजमा रहे हैं। पीडीपी ने पहले दौर में 14 सीटों पर अपने उम्मीदवार उतारे हैं। जम्मू कश्मीर में आज हो रहे मतदान के मद्देनजर सुरक्षा के तगड़े इंतजाम किए गए हैं। जम्मू क्षेत्र की 6, कश्मीर की 5 और लद्दाख क्षेत्र की 4 विधानसभा सीटों के करीब 1787 मतदान केंद्रों पर कड़ी सुरक्षा व्यवस्था की गई है। सभी संवेदनशील और अति संवेदनशील बूथों पर वीडियोग्राफी का निर्देश दिया गया है। शांतिपूर्ण और सुचारू मतदान के मद्देनजर सुरक्षा बलों को हाई अलर्ट पर रखा गया है। डोडा और किश्तवाड़ जिले की 2 विधानसभा सीटों पर मतदान के लिए प्रशासन ने व्यापक प्रबंध किए हुए हैं। पहले दौर में 7 मंत्रियों समेत 12 मौजूदा विधायक तकदीर आजमा रहे हैं। मतदान शाम 4 बजे तक चलेगा। इस चरण में करीब 10,60,000 मतदाता मताधिकार का इस्तेमाल कर सकेंगे। 23 दिसंबर को नतीजों का ऐलान होगा। वहीं झारखंड में आज जिन 13 सीटों पर मतदान हो रहा है, उनमें से 6 सामान्य हैं और 7 सीटें आरक्षित श्रेणी की हैं। इस दौर में कुल 13 सीटों पर वोटिंग हो रही है। 33,65,000 मतदाता अपने मताधिकार का इस्तेमाल कर रहे हैं। इनमें करीब 18 लाख पुरुष हैं और तकरीबन 15 लाख महिला वोटर शामिल हैं। यहाँ पहले दौर में 199 उम्मीदवार चुनाव मैदान में हैं। इनमें 18 महिलाएं शामिल हैं। 5 विधानसभा सीटें ऐसी हैं जहां 16 से ज्यादा उम्मीदवार हैं। डाल्टनगंज में सबसे ज्यादा 26 और चतरा में सबसे कम 7 उम्मीदवार चुनाव लड़ रहे हैं। चुनाव आयोग ने झारखंड और जम्मू कश्मीर में सभी एग्जिट पोल पर रोक लगा दी है। चुनाव आयोग की तरफ से जारी विज्ञप्ति में कहा गया है कि इन दोनों राज्यों में वोटिंग खत्म होने तक किसी भी तरह के एग्जिट पोल का प्रकाशन या टीवी पर प्रसारण नहीं किया जा सकता। हरियाणा में आज केंद्रीय मंत्री चौधरी बीरेंद्र सिंह और सुरेश प्रभु राज्यसभा उपचुनाव के लिए नामांकन पत्र दाखिल करेंगे। उपचुनाव के लिए अधिसूचना 18 नवंबर को जारी की गई थी। नामांकन दाखिल करने की आखिरी तारीख आज है। नामांकन पत्रों की जांच 26 नवंबर को होगी। 28 नवंबर तक नाम वापस लिए जा सकते हैं। राज्यसभा की ये सीटें बीरेंद्र सिंह और रणबीर सिंह प्रजापति के इस्तीफा देने की वजह से खाली हुई हैं। रणबीर सिंह प्रजापति ने 1 नवंबर को इस्तीफा दिया था। बीरेंद्र सिंह ने 28 अगस्त को। राज्यसभा की 2 खाली सीटों के लिए 5 दिसंबर को उपचुनाव होगा। संसद का शीतकालीन सत्र का आज दूसरा दिन है। सरकार जहां आर्थिक एजेंडे से जुड़े कामकाज और विधेयकों पर ध्यान केंद्रित कर रही है, तो वहीं विपक्ष सरकार को काले धन और महंगाई के मुद्दे पर घेरने की कोशिश में है।
कांग्रेस ने कहा है कि बीमा और जीएसटी जैसे बिलों का समर्थन करने पर सोच समझकर फैसला लिया जाएगा। वहीं बीमा संशोधन विधेयक पर सरकार की मुश्किलें बढ़ गई हैं। केंद्र में बीजेपी की सहयोगी शिवसेना ने साफ किया है कि मनमाफिक संशोधन नहीं होने पर वो इसका विरोध करेगी। लेफ्ट के अलावा टीएमसी ने भी बिल का विरोध करने का फैसला किया है। कांग्रेस सभी विपक्षी दलों से बात करने के बाद ही कोई फैसला करेगी। हालांकि बहुजन समाज पार्टी ने संकेत दिया कि उनकी पार्टी राज्यसभा में बीमा विधेयक को लेकर गैर जरूरी बाधा पैदा नहीं करेगी। केंद्र में एनडीए सरकार में शामिल शिवसेना बीमा विधेयक पर कुछ विपक्षी दलों के साथ सुर मिलाती दिख रही है। शिवसेना के प्रवक्ता और लोकसभा सांसद अरविंद सावंत ने पीटीआई से कहा कि अगर सरकार आम जनता, कर्मचारियों और किसानों की मदद के लिए उपयुक्त संशोधन लाने में विफल रहती है तो वो बीमा विधेयक का विरोध करेंगे। लेफ्ट फ्रंट पहले से ही इसका विरोध कर रहा है। जेडीयू और टीएमसी इस मसले पर विपक्ष को एकजुट करने में जुटा है। As well as for the crores of people who invested their lifelong savings in the insurance sector. हालांकि बीएसपी का रुख सरकार को राहत दे रहा है। बहुजन समाज पार्टी की अध्यक्ष मायावती ने कहा कि उनकी पार्टी सेलेक्ट कमेटी के सामने अपनी बात रखेगी। पार्टी को उम्मीद है कि कमेटी उनके सुझावों को गंभीरता से लेगी। यदि वो कुछ हमारे सुझाव मान लेते हैं तो हम बिना वजह इस बिल का क्यों विरोध करेंगे। कांग्रेस के कमलनाथ का कहना है कि उनकी पार्टी इस मसले पर सभी विपक्षी दलों के साथ विचार कर आम राय से फैसला लेगी। हम सबसे चर्चा करेंगे, सब विरोधी दलों से चर्चा करेंगे और आम सहमति विरोधी दलों की इसमें बनाने का प्रयास करेंगे। वित्त मंत्री अरुण जेटली विपक्षी दलों के बीच इस पर आम राय बनाने में जुटे हैं। पूरा विश्वास है, कांग्रेस ने वचन दिया, राष्ट्र में बाकी पार्टियों ने भी वो वचन को पालन करेंगे, मुझे पूर्ण विश्वास है। वी आर कमिटेड, वी वांट दिस रिफॉर्म ऑफ इंश्योरेंस एट द अर्लिएस्ट एंड आई एम कॉन्फिडेंट ऑफ गेटिंग द सपोर्ट ऑफ द मेजर अपोजिशन पार्टीज। बीमा संशोधन विधेयक पर चंदन मित्रा की अध्यक्षता वाली सेलेक्ट कमेटी में अभी तक आम राय नहीं बन पाई है। बीमा क्षेत्र में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश की सीमा 26 से बढ़ाकर 49% करने से जुड़े विधेयक को पहली बार यूपीए सरकार ने 2008 में पेश किया था। उस समय बीजेपी ने बिल का विरोध किया था। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। वहीं बीमा संशोधन विधेयक पर विचार कर रही राज्यसभा की प्रवर समिति रिपोर्ट देने की समय सीमा बढ़ाने की मांग करेगी। समिति के अध्यक्ष चंदन मित्रा राज्यसभा में आज रिपोर्ट पेश किए जाने के लिए समय सीमा को 12 दिसंबर तक करने का प्रस्ताव रखेंगे। फिलहाल समिति को गुरुवार को अंतिम बैठक के बाद 28 नवंबर को अपनी रिपोर्ट जमा करनी है, लेकिन इस वक्त तक समिति के लिए रिपोर्ट देना मुमकिन नहीं है। जेपी नड्डा और मुख्तार अब्बास नकवी के केंद्रीय मंत्री बनने की वजह से 15 सदस्यीय समिति में 2 पद खाली हो गए हैं। इनकी जगह दूसरे सदस्यों की नियुक्ति के लिए वित्त मंत्री अरुण जेटली आज राज्यसभा में प्रस्ताव रखेंगे। काले धन के मसले पर तृणमूल कांग्रेस और जेडीयू ने आज राज्यसभा में प्रश्नकाल स्थगित करने का नोटिस दिया है। दोनों ही दल काले धन पर चर्चा की मांग कर रहे हैं। विपक्ष ने काले धन के मुद्दे पर सरकार को घेरने की तैयारी कर ली है। राज्यसभा में जेडीयू सदस्य केसी त्यागी और तृणमूल कांग्रेस के डेरेक ओब्रायन ने मंगलवार को प्रश्नकाल स्थगित कर काले धन पर चर्चा के लिए नोटिस दिया है। वहीं बीमा बिल को देख रही सिलेक्ट कमेटी में भी 2 सदस्यों की नियुक्ति के प्रस्ताव पर भी आम राय नहीं बन पाई है। बीजेपी के जेपी नड्डा और मुख्तार अब्बास नकवी के मंत्री बनने के बाद कमेटी में 2 जगहें खाली हुई हैं। People of Bengal, the Trinamool Congress do not need any lectures or lessons on nationalism or patriotism from the BJP. सदन की कार्य मंत्रणा समिति की बैठक में सोमवार को सरकार ने इस सप्ताह श्रम सुधारों से जुड़े बिल पारित कराने की मंशा रखी है। दोनों ही पार्टियां श्रम संशोधन बिलों के कई प्रावधानों पर भी ऐतराज जता रही हैं। वाम दल, टीएमसी और जेडीयू जैसे दल बीमा क्षेत्र में एफडीआई का विरोध कर रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। सीबीआई निदेशक की नियुक्ति से जुड़ा संशोधन बिल आज लोकसभा में पेश हो सकता है। बिल के प्रावधानों के तहत कोरम पूरा नहीं होने के बावजूद नियुक्ति अवैध नहीं होगी। नेता विपक्ष की जगह सबसे बड़े विपक्षी दल के नेता को चयन समिति में जगह मिलेगी।
सीबीआई से जुड़े दिल्ली स्पेशल पुलिस एस्टेब्लिशमेंट यानी डीएसपी कानून में सरकार संशोधन करने जा रही है। संशोधन बिल की कॉपी लोकसभा सदस्यों को दी जा चुकी है। डीएसपी कानून की धारा 4A में संशोधन किया जाना है। इसके तहत लोकसभा में नेता विपक्ष नहीं होने की स्थिति में सबसे बड़े विपक्षी दल के नेता को चयन समिति में जगह दी जाएगी। बिल के मुताबिक चयन समिति में कोई जगह रिक्त रहने पर नियुक्ति अवैध नहीं होगी। It's an independent organization. It has to function itself. And we are also bringing out an amendment to that Delhi Special Police Act, which will be discussed in the House. संसद से लोकपाल और लोकायुक्त बिल पारित होने के बाद डीएसपी कानून में भी संशोधन हुआ। मौजूदा प्रावधानों के तहत सीबीआई निदेशक की नियुक्ति समिति की अगुवाई प्रधानमंत्री करते हैं। समिति में नेता विपक्ष और मुख्य न्यायाधीश या उनकी ओर से नियुक्त सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश सदस्य होते हैं। मौजूदा लोकसभा में सबसे बड़े विपक्षी दल कांग्रेस के 44 सदस्य हैं, जबकि नेता विपक्ष के लिए कुल संख्या का 10% सदस्य होने चाहिए। इसलिए फिलहाल कोई नेता विपक्ष नहीं है। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। तृणमूल कांग्रेस अध्यक्ष और पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने केंद्र सरकार पर सीबीआई के दुरुपयोग का आरोप लगाया है। कोलकाता में एक विरोध रैली में उन्होंने कहा कि शारदा चिटफंड मामले में उनके सांसदों को फंसाया जा रहा है। उन्होंने कहा कि बर्दवान धमाकों पर भी राजनीति हो रही है। कोलकाता में तृणमूल कांग्रेस प्रमुख ममता बनर्जी ने केंद्र सरकार के खिलाफ विरोध रैली का नेतृत्व किया। शारदा चिटफंड मामले में उन्होंने सीबीआई के दुरुपयोग का आरोप लगाते हुए कहा कि वर्तमान धमाकों पर राजनीति हो रही है। আমাদের মায়ের কাছ থেকে আমাদের সার্টিফিকেট নিতে হয়, আমাদের মাটির কাছ থেকে সার্টিফিকেট নিতে হয়। এটা স্বাধীনতার মাটি, জাগরণের মাটি, সংস্কৃতির মাটি। আপনাদের ওই পচা মার্কা কয়েকটা আগ মার্কা লোকের কাছ থেকে আমাদের সার্টিফিকেট নিতে হয় না। केंद्र सरकार ने सीबीआई के दुरुपयोग के आरोपों को खारिज किया है। The government have no role with regard to CBI. They may be speaking out of their experience and they were in government in UPA. The CBI was misused. We are neither using nor misusing CBI. शारदा चिटफंड मामले में तृणमूल कांग्रेस के सांसद सृंजय घोष और निलंबित सांसद कुणाल घोष को सीबीआई पहले ही गिरफ्तार कर चुकी है। कुणाल घोष का आरोप है कि ममता बनर्जी को चिटफंड घोटाले से फायदा हासिल हुआ है। तृणमूल कांग्रेस प्रमुख ने कहा कि विभिन्न मुद्दों पर केंद्र सरकार के खिलाफ उनकी पार्टी दिल्ली में भी विरोध करेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। और आप बने रहिए हमारे साथ, हम लौट रहे हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। ये बात करते हैं कुछ और अहम खबरों की। दिल्ली में प्रस्तावित विधानसभा चुनाव के लिए कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी ने सोमवार को दिल्ली प्रदेश चुनाव समिति, घोषणा पत्र समिति समेत चुनाव से संबंधित 4 समितियों का गठन का ऐलान किया है। प्रदेश चुनाव समिति में पूर्व मुख्यमंत्री शीला दीक्षित को जगह दी गई है। इस समिति में कुल 24 सदस्य हैं, जिसका अध्यक्ष अरविंदर सिंह लवली को बनाया गया है। 1984 के दंगों में आरोपी सज्जन कुमार और जगदीश टाइटलर को सभी चुनाव समितियों से दूर रखा गया है। डीडीए की बहुप्रतीक्षित आवास योजना 2014 का ड्रॉ आज होगा, जिसमें 10 लाख से ज्यादा आवेदकों के भाग्य का फैसला होना है। ड्रॉ की प्रक्रिया सुबह 11:30 बजे शुरू होगी और 2 घंटे से भी कम समय में पूरी हो जाएगी। डीडीए के प्रवक्ता नीमोधर के मुताबिक सुबह 9 बजे आंकड़ों को बिना किसी क्रम के कंप्यूटर में डालना शुरू कर दिया जाएगा, जिसमें करीब 2 घंटे का वक्त लगेगा। अंतिम ड्रॉ सुबह 11:30 बजे शुरू होगा, जो करीब पौने 2 घंटे तक चलेगा। इसे www.ddadrawlive.in पर देखा जा सकेगा। डीडीए ने 5 नवंबर को ड्रॉ करने का फैसला किया था, लेकिन बाद में इसकी तारीख बदलकर 17 नवंबर कर दी गई, जिसे एजेंसी को अंतिम समय में आई तकनीकी खराबी के कारण स्थगित करना पड़ गया। आवास योजना में 25,000 फ्लैट की पेशकश की गई है, जिनकी कीमत 7 लाख रुपए से लेकर 1 करोड़ 2 लाख रुपए तक है। सरकार की एलपीजी पर सब्सिडी खत्म करने की तत्काल कोई योजना नहीं है। ये बात केंद्रीय पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस राज्य मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने झारखंड के जमशेदपुर में कही है। प्रधान का बयान ऐसे समय में आया है जब वित्त मंत्री अरुण जेटली ने कहा है कि सरकार अमीर लोगों के लिए रसोई गैस पर सब्सिडी खत्म करने पर विचार कर रही है। प्रधान ने कहा कि सब्सिडी किसे मिलनी चाहिए और किसे नहीं मिलनी चाहिए, इस पर बहस होनी चाहिए।
आईपीएल स्पॉट फिक्सिंग और सट्टेबाजी के मामले की सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने बीसीसीआई को कड़ी फटकार लगाई है। मुद्गल कमेटी की रिपोर्ट पर सुनवाई करते हुए कोर्ट ने कहा कि क्रिकेट सभ्य लोगों का खेल है और फिक्सिंग जैसी चीजें इस खेल को तबाह कर रही हैं। स्पॉट फिक्सिंग मामले में जस्टिस मुद्गल कमेटी की रिपोर्ट पर सोमवार को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई शुरू हुई तो अदालत ने निलंबित बीसीसीआई अध्यक्ष एन श्रीनिवासन की भूमिका पर सवाल खड़े कर दिए। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि बीसीसीआई अध्यक्ष के आईपीएल की टीम खरीदने से हितों के टकराव का मामला बनता है। अदालत ने यह भी कहा कि संदेह का लाभ खेल को मिलना चाहिए, व्यक्ति को नहीं। जो भी ऑर्डर आएगा ये लैंडमार्क जजमेंट होगा और क्रिकेट के हित में, बीसीसीआई के हित में और आने वाले जो जनरेशन है जो गंदे कामों की तरफ ज्यादा उनका ध्यान रहता है खेल के प्रति, उन लोगों के लिए कड़ा सबक होगा। क्रिकेट खिलाड़ी और बीजेपी सांसद कीर्ति झा आजाद ने बीसीसीआई के रवैये पर सवाल खड़े किए हैं। ये कहते हैं कि बीसीसीआई और आईपीएल अलग हैं, लेकिन पहले तो ये मुझे बताएं कि दोनों के ट्रेजर एक कैसे हैं। जो बीसीसीआई का ट्रेजर है वो आईपीएल का ट्रेजर भी है। तो हम सभी जानते हैं कि बीसीसीआई कितनी कड़ी कार्रवाई करती है। सुप्रीम कोर्ट इस मामले में अब मंगलवार को सुनवाई करेगा। विपिन चौहान, राज्यसभा टीवी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सार्क सम्मेलन में हिस्सा लेने के लिए आज दोपहर काठमांडू के लिए रवाना होंगे। इस दौरान नरेंद्र मोदी की पाकिस्तान के प्रधानमंत्री नवाज शरीफ से मुलाकात हो सकती है। काठमांडू में विदेश मंत्री सुषमा स्वराज ने कहा है कि इस बारे में अंतिम फैसले के लिए आज तक इंतजार करना होगा। विदेश मंत्रालय ने साफ कर दिया है कि प्रधानमंत्री सार्क के सभी देशों के साथ सार्थक बातचीत और बेहतर रिश्ते के पक्ष में हैं। सार्क के विदेश मंत्रियों की आज बैठक होनी है। सार्क देशों के साथ सहयोग बढ़ाने के एजेंडे के साथ आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नेपाल जाएंगे। वे 26 और 27 नवंबर को होने वाले सार्क के 18वें शिखर सम्मेलन में हिस्सा लेंगे। प्रधानमंत्री की कोशिश होगी कि सार्क संगठन की अहमियत को बढ़ाया जाए। नरेंद्र मोदी की पाकिस्तान के प्रधानमंत्री नवाज शरीफ के साथ मुलाकात के सवाल पर विदेश मंत्री ने आज तक का इंतजार करने को कहा है। हम ये आशा लेकर आए हैं कि सार्क जो एक बहुत बड़ा मैकेनिज्म है हमारे रीजन का, हमारे क्षेत्र का, वो और 2 कदम आगे बढ़ेगा। बहुत अच्छी बातचीत होकर के कुछ अच्छे निर्णय हम लोग कर सकेंगे। विदेश मंत्रालय ने भी नरेंद्र मोदी और नवाज शरीफ के बीच मुलाकात पर सकारात्मक संकेत दिए हैं। Prime Minister's intention is to have meaningful dialogue with as many of our South Asian colleagues as possible. This would mean taking into account all aspects of our relationship. सम्मेलन में भारत की प्राथमिकता सदस्य देशों के बीच कनेक्टिविटी बढ़ाने पर होगी। इसके अलावा परिवहन और ऊर्जा के क्षेत्र में कई करार पर सहमति बन सकती है। सदस्य देशों के बीच क्षेत्रीय पावर ग्रिड बनाने से जुड़े समझौते हो सकते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नेपाल के प्रधानमंत्री सुशील कोइराला के साथ द्विपक्षीय बातचीत भी करेंगे। अखिलेश सुमन, राज्यसभा टीवी। केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी आज दिल्ली के अंबेडकर स्टेडियम से काठमांडू बस को रवाना करेंगे। ये बस सेवा दिल्ली से काठमांडू के बीच शुरू की गई है। केंद्रीय कैबिनेट ने इस सेवा को कल ही मंजूरी दी थी। इसके लिए सार्क सम्मेलन के दौरान भारत और नेपाल के बीच एक समझौता किया गया था। इसके अलावा कल केंद्रीय कैबिनेट ने सार्क मोटरयान समझौते को भी मंजूरी दी थी। अमेरिका के मध्यावधि चुनाव में डेमोक्रेट्स की बुरी हार के बाद पहली गाज रक्षा सचिव चक हेगल पर गिरी है। उन्होंने कल पद से इस्तीफा दे दिया। हालांकि वो अगले रक्षा सचिव के चुने जाने तक पद पर बने रहेंगे। करीब 2 सालों तक अमेरिकी रक्षा विभाग के सर्वोच्च पद पर रहने के बाद सोमवार सुबह चक हेगल ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया। हालांकि उन्होंने अपने इस्तीफे की कोई खास वजह नहीं बताई। Today submitted my resignation as Secretary of Defense. It's been the greatest privilege of my life, the greatest privilege of my life to lead, and most important, to serve with the men and women of the Defense Department and support their families. I am immensely proud of what we've accomplished during this time. अमेरिकी राष्ट्रपति बराक ओबामा ने भी चक हेगल को अपना दोस्त बताते हुए कहा कि उनकी कमी महसूस की जाएगी। This decision does not come easily to him, but I consider myself extraordinarily lucky to have had him by my side for 2 years, and I am grateful that Chuck has agreed to stay on until I nominate his successor. And that successor is confirmed by the Senate, which means that he'll continue to guide our troops at this challenging time.
चक हीगल के 2 सालों के कार्यकाल में अमेरिकी फौजें अफगानिस्तान और इराक से हटी और हाल ही में फिर से इराक में ISIS के खिलाफ ऑपरेशन शुरू किया। इंटरनल पॉलिसी की लीक हुई रिपोर्ट्स के मुताबिक सीरिया में राष्ट्रपति बशर अल असद की भूमिका को लेकर ओबामा और हीगल में मतभेद थे। दूसरी तरफ अमेरिका का एक बड़ा तबका ISIS के खिलाफ ओबामा की नीति का भी समर्थक नहीं था। जानकारों के मुताबिक चक हीगल को बलि का बकरा बनाया गया है। Secretary Hagel did not cause our problems in Iraq and Syria, and it's important to remember that on a day when a lot of people are viewing him now as, you know, the blame guy, and maybe he's a little bit of the scapegoat as well. चक हीगल अपना वारिस चुने जाने तक पद पर बने रहेंगे और इस पद के लिए अंडर सेक्रेटरी रह चुके माइकल फ्लोरनॉय और भूतपूर्व उप रक्षा सचिव एस्टन कार्टर का नाम खास तौर से लिया जा रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। ईरान के परमाणु कार्यक्रम को लेकर वियना में जारी बातचीत एक बार फिर बेनतीजा खत्म हो गई। इस विवाद के हल के लिए तय समय सीमा का कल आखिरी दिन था, जिसे अब 30 जून 2015 तक बढ़ा दिया गया है। परमाणु समझौते पर तय समय सीमा खत्म होने तक ईरान और महाशक्ति का दर्जा हासिल 6 देश किसी भी नतीजे तक नहीं पहुंच सके। कई बार ऐसा लगा कि मसले का हल निकल आया है, लेकिन ऐसा हो नहीं सका। We believe a comprehensive deal that addresses the world's concerns is possible. It is desirable. And at this point, we have developed a clearer understanding of what that kind of deal could look like. But there are still some significant points of disagreement. मसला ईरान के परमाणु कार्यक्रम के विस्तार को रोकने से ज्यादा उसकी क्षमता कम करने की पश्चिमी देशों की कोशिश से उलझा है। ईरान अपने नागरिक परमाणु कार्यक्रम में किसी भी तरह की कटौती को राजी नहीं है। در این مذاکرات ما هنوز به توافق نهایی نرسیدیم. اما من میتونم بگم که برای رسیدن به توافق گام‌هایی به جلو برداشته شده. दरअसल अमेरिका और इजराइल ईरान के परमाणु कार्यक्रम को लेकर सबसे ज्यादा आशंकित हैं। इजराइल इसे अपने अस्तित्व से जोड़ता रहा है। हालांकि अभी तक की बातचीत पर वार्ताकारों ने संतोष जताया है। We intend to build on the current momentum in order to complete these negotiations within the shortest possible time, up to 4 months, and if necessary, to use the remaining time until the end of June to finalize any possible remaining technical and drafting work. परमाणु कार्यक्रम विवाद पर ईरान और पश्चिमी देशों के बीच 1 साल पहले एक अंतरिम समझौता हुआ था। इसके बाद दोनों पक्ष जुलाई तक पूर्ण समझौता नहीं कर सके थे और समय सीमा को 24 नवंबर तक बढ़ाया गया था। ये समय सीमा एक बार फिर बढ़ा दी गई है। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। मशहूर कथक नृत्यांगना सितारा देवी का आज सुबह मुंबई के एक अस्पताल में निधन हो गया। 94 साल की सितारा देवी को अधिक उम्र के कारण कुछ परेशानियां थीं और पिछले कुछ समय से वो वेंटिलेटर पर थीं। कथक नृतक सुखदेव महाराज की बेटी सितारा देवी का जन्म 1920 में कोलकाता में हुआ था। उनकी कला से नोबेल पुरस्कार विजेता रविन्द्रनाथ टैगोर भी बेहद प्रभावित थे। पिछले कई दशकों से सितारा देवी एक विख्यात कथक नृत्यांगना रही और बॉलीवुड में इस विधा को लाने का श्रेय उन्हीं को जाता है। सितारा देवी के नाम पद्मश्री, संगीत नाटक अकादमी और कालिदास जैसे कई सम्मान हैं। तन के करना जइयो, परन के करना जइयो, परदेसी बालमा, ओ बाके साजना, परदेसी बालमा, ओ बाके साजना, तन के करना जइयो, परन के करना जइयो, परदेसी बालमा। और आखिर में हेडलाइंस। जम्मू कश्मीर में 15 और झारखंड की 13 सीटों पर पहले दौर का मतदान जारी। मतदान केंद्रों पर लंबी कतारें, लोगों में वोटिंग को लेकर उत्साह। सीबीआई निदेशक की नियुक्ति से जुड़ा संशोधन बिल लोकसभा में होगा पेश। नेता विपक्ष की जगह सबसे बड़े विपक्षी दल के नेता को चयन समिति में मिलेगी जगह।
नेपाल में सार्क शिखर सम्मेलन से पहले आज विदेश मंत्रियों की बैठक। प्रधानमंत्री का आपसी सहयोग बढ़ाने पर जोर। दिल्ली काठमांडू बस सेवा आज से। चक हेगल ने अमेरिकी रक्षा मंत्री के पद से दिया इस्तीफा। सीरिया समेत कई मसलों पर राष्ट्रपति ओबामा से मतभेद। माइकल फ्लोरनॉय या एश्टन कार्टर हो सकती हैं अगली रक्षा सचिव। जानी मानी कथक नृत्यांगना सितारा देवी का निधन। मुंबई में ली आखिरी सांस। कई हस्तियों ने जताया शोक।